और चीन के बीच में सांस्कृतिक और इसके अलावा इतिहास, भूगोल, विरासत, इन सभी चीजों को जोड़ने वाली एक यात्रा थी। और यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज लगी कि जब 2020 में यात्रा बंद हुई थी और उसके बाद जब यात्रा खुली 2025 में, उसके बाद जब हम इस यात्रा में पहुंचे, जो कि इस बार बेहद विशेष थी क्योंकि इस बार तिब्बती फायर हॉर्स ईयर था और वो 13 बार की परिक्रमा के बराबर एक परिक्रमा होती है। और भारतीय यात्री भी बड़े पैमाने में, चाहे वो सरकारी रूट जो कि लिपुलेख और नाथुला का हो या फिर प्राइवेट ऑपरेटर्स के जरिए नेपाल के जरिए पहुंच रहे थे, उन्होंने चीनी सरकार के प्रबंधों की विशेष जो है प्रशंसा की। हम कई यात्रियों से मिले हैं, कई यात्रियों से हमने बातचीत की है और यात्रियों ने ज्यादातर कहा कि जब वो चीन की सीमा में या तिब्बत की सीमा में प्रवेश करे तो उसके बाद उन्हें जो है उनका आदर सत्कार किया गया। चीनी सरकार ने यात्रा के रूट पर जगह जगह होटल विकसित किए हैं और होटलों में अत्याधुनिक सुविधाएं हाई एल्टीट्यूड के हिसाब से दी गई हैं। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज, कई ऐसे मार्मिक वीडियो भी आए जहां पर बुजुर्ग यात्री परेशान हुए और उनको ऑक्सीजन की दिक्कत हुई, तो वॉलंटियर्स जो थे तिब्बत के, उन्होंने ना उन्हें सिर्फ दवा दी बल्कि उन्हें ऑक्सीजन दी और अपने हाथों से खाना खिलाया, और अगर किसी को लोकल करेंसी की प्रॉब्लम हुई तो वो भी उन्होंने दी। तो कुल मिलाकर अगर आप कैलाश और मानसरोवर की यात्रा के बारे में मेरा अनुभव पूछेंगे तो ये यात्रा अब बहुत सुगम हो चुकी है और चीनी सरकार चाहती है कि यहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र को बचाए रखने के साथ साथ यात्रा को और ज्यादा प्रमोट किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा भारतीय यात्री कैलाश मानसरोवर की सुविधाओं का लाभ उठा सके। जो भी यात्रियों का जत्था जाता है, जो कि 3 दिनों की यात्रा पर जाता है, उनके साथ लोकल गाइड होते हैं, पुलिस प्रशासन होता है, उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज दी जाती हैं। तो कुल मिलाकर चीन चाहता है कि भारत एक उनके साझेदार के तौर पर आए और ये जो संबंध है वो सिर्फ कूटनीतिक तौर पर या फिर कोई चुनौतियां जो है वो सैन्य और आर्थिक तौर पर ना होकर ये कल्चरल एक्सचेंज के तौर पर हो। और जो ये मीडिया आउटरीच प्रोग्राम था, जो कि माना जा रहा है कि हो सकता है इस बार अगली बार से इस तरह के प्रोग्राम ना किए जाएं, उन सब को भी जो है बेहतर तरीके से करने की कोशिश जो है वो चाइना सरकार ने की है। और भारतीय मीडिया को दिखाने की ये कोशिश की है कि लासा और तिब्बत को लेकर और यहाँ के लोगों को लेकर जो तस्वीर पेश की जाती है, दरअसल वो एक तरफा है। हमने यहाँ पर बहुत सारा विकास देखा, शांगपो नदी देखी जो कि बाद में ब्रह्मपुत्र बनती है, बहुत साफ सुथरी है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बहुत हैं, दुकानें हैं और लोग बेहतर जीवन जीते हुए दिखते हैं। यहाँ प्रदूषण का स्तर जो है, वायु प्रदूषण का, वो अगर देखें तो तकरीबन 96-97% दिनों तक यहाँ पर वायु प्रदूषण जो है नहीं रहता है और एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत अच्छी स्थिति में रहता है। लेकिन चीनी अधिकारियों ने, चीनी सरकार ने हमसे कुछ आधिकारिक आंकड़े भी पेश किए हैं जिन्हें हम आपको बता देना चाहेंगे। चीन तिब्बत को जिसे आधिकारिक तौर पर सुझाव देता है, उसका यह कहना है कि 1965 में जब तिब्बत ऑटोनोमस रीजन यानी कि TAR की स्थापना हुई थी, तब से लेकर अब तक जो यहाँ का GDP है वो 300 अरब युआन तक पहुंच गया है। इसके अलावा यहाँ पर सालाना 6 करोड़ से अधिक पर्यटक आते हैं और यहाँ पर 99% जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है वो किसी कोयले या इन चीजों के जरिए नहीं बल्कि हाइड्रो पावर और इसके अलावा विंड एनर्जी के जरिए जनरेट की जाती है। ये सारी बातें जो है चीनी सरकार ने अपने बारे में कही है। इसके अलावा तिब्बत में बुनियादी ढांचे का विस्तार किया गया है जिसमें रेल, हवाई संपर्क और सड़क संपर्क हैं। इसके अलावा लासा जो कि तिब्बत की राजधानी जहां हम खड़े हैं, यहाँ से निंगची लाइन पर जो है बुलेट ट्रेन तक चल रही है। इसके अलावा सिजुआन शिजांग रेलवे निर्माण है। इसके अलावा तिब्बत के ही रीजन में 5 क्षेत्रीय हवाई अड्डे हैं जिससे 200 हवाई मार्गों पर जो है वो फ्लाइट चलती हैं। इसके अलावा बिजली, 4G मोबाइल नेटवर्क और फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट की पहुंच जो है वो आम लोगों तक है। लेकिन तिब्बत को लेकर सिर्फ ऐसा नहीं है कि इमारतें खड़ी की गई हैं। तिब्बत के लोगों का दिल जीतने की कोशिश चाइना सरकार लगातार की है और ऐसे में उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए सरकारी बजट का 80% से ज्यादा खर्च है वो जन कल्याण कार्यों पर किया जाता है। जो अत्यधिक गरीब होते हैं उनको समाप्त किया गया है। किसानों और पशुपालकों की प्रति व्यक्ति आय जो है वो 1965 की तुलना में 200 गुना तक बढ़ गई है। यहाँ पर सभी बच्चों के लिए 15 साल तक फ्री एजुकेशन है। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जो कि 1951 में तकरीबन 35.5 साल थी, वो बढ़कर अब 72.5 साल हो गई है। इसके अलावा लोगों के लिए यूनिवर्सल पेंशन प्लान है, लोगों के लिए घर हैं जो लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में चाइना पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि उसने ये जो विकास किया है उसके लिए उसने पर्यावरणीय नियमों को धताया बताकर ये सारे विकास किए हैं और अत्यधिक दोहन किया है। इसको लेकर चीनी सरकार ने दावा किया है कि जो तिब्बत का राष्ट्रीय पारिस्थितिकी सुरक्षा क्षेत्र यानी कि इकोलॉजिकल सिक्योरिटी बैरियर है
उसको बहुत ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। यहाँ पर प्रमुख नदियों का जो जल है वो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड्स पे है, बिल्कुल साफ है, आप नदी से सीधे पानी पी सकते हैं। जो वन क्षेत्र है उसे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इसे कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। और हमने ये देखा कि यहाँ पर कठिन पहाड़ों में भी ड्रिप इरिगेशन के जरिए हरियाली बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय लोगों की आय में संतुलन बनाने का प्रयास है। और सबसे महत्वपूर्ण कल्चरल टाइज को लेकर जो चाइना सरकार है उसने तिब्बत में विभिन्न जातीय समुदायों के बीच सामाजिक मेलजोल को बढ़ावा दिया है। मैंड्रिन जो यहाँ की चाइना की आधिकारिक भाषा है, उसके साथ तिब्बती संस्कृति के संरक्षण में काम, थंका चित्रकला जो कि बहुत फेमस है, तिब्बती ओपेरा या गेसर महाकाव्य, इन सभी को संरक्षित किया जा रहा है। इसके अलावा जो दलाई लामा 14वें दलाई लामा है, उनका चाहे वो विंटर पैलेस हो, पोटाला पैलेस, समर पैलेस नोबलिंका हो, या फिर जो भी इस तरह के चीजें, उन्हें संरक्षित करके ये बता रही है कि जो तिब्बतियों के सबसे बड़े धार्मिक गुरु हैं उनसे जुड़ी हुई चीजों को खत्म नहीं किया जा रहा, क्योंकि उनकी धार्मिक जो आस्थाएं हैं वो तो उनसे जुड़ी हुई हैं। तो कुल मिलाकर मैं कहूं तो मेरा आना यहाँ पर इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बतौर पत्रकार मैं सिर्फ पूर्वाग्रहों पर चीजों का जवाब नहीं दे सकता हूँ। पूर्वाग्रह ये होते हैं कि मुझे अगर कोई चीज बताई जाए और उसको बिना क्रॉस चेक किए मैं चीजों को परोस दूं। यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि चीन और तिब्बत को लेकर हो सकता है कि मेरे कुछ मन में पूर्वाग्रह रहे हों, लेकिन लासा और उसके बाद कैलाश और मानसरोवर की यात्रा के बाद मैंने अपनी आंखों से जो देखा, और अभी जो आप कैमरे पर मेरे पीछे बैकड्रॉप देख रहे हैं, यहाँ की इलेक्ट्रिक बसें, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और साफ सुथरी सड़कें, साफ हवा, ये बताती है कि चीनी सरकार के जो दावे हैं वो काफी हद तक उससे मेलजोल खाते हैं। बाकी जिन चीजों को लेकर विवाद है कि भारत चूंकि आधिकारिक तौर पर तिब्बत को, टीएआर को चीन का हिस्सा मानता है, और बतौर भारतीय पत्रकार भी हमारा वही स्टैंड है, लेकिन ऐसे में इन विवादों को अगर परे रखकर क्या तिब्बती लोगों का सिर्फ दमन हो रहा है, क्या तिब्बती लोगों की जो लाइफ की जो समस्याएं हैं, क्या उनका जीवन स्तर बहुत खराब है, बहुत गरीबी में जी रहे हैं, क्या उनके पास खाने को नहीं है, अच्छी सड़कें नहीं है, इन सब दावों के उलट मैं अपनी नजरों से कह सकता हूं कि तिब्बत एक बहुत तेजी से उभरता हुआ और एक बहुत ही संभ्रांत और विकसित जगह मुझे नजर आती है। और चीनी सरकार के जो आंकड़े हैं वो भी ये साफ करते हैं कि तिब्बत 1951 से लेकर अब तक बहुत आगे बढ़ चुका है और कई सौ गुना चीजों में यहाँ पर वृद्धि हुई है, चाहे वो प्रति व्यक्ति आय हो, चाहे वो जीडीपी हो, चाहे यहाँ पर सड़क, रेल और हवाई मार्ग का विकास हो। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। तिब्बत की राजधानी लासा से मैं आप सभी से इजाजत लूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।